Making payment of the bill before the due date of the maturity is known as, before the due date is known as retirement of the bill. बराबर ना? It is called as retirement of the bill. Next, persons whose liabilities are more than his assets and is not in position to pay off his liabilities is bankrupt or insolvent. दोनों आप ऑप्शन करके लिखने का एग्जाम में, दोनों लिखने के, ऑन bankrupt or insolvent. Then means he is not in position to pay off his liabilities. हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ना ये इन डिटेल में सीखेंगे, एकदम डिटेल में सीखेंगे कैसे इंसॉल्वेंसी वगैरह होती है. अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर on account of insolvency is called as, I have accepted the bill means I am a debtor, I am a drawee and I cannot pay the amount because of my insolvency. इसको बोला जाता है deficiency. If you remember, if I cannot pay someone because of my insolvency, it is deficiency for me. I couldn't pay him, it is my deficiency. And सामने वाले के लिए, creditor के लिए bad debts होता है. Again, a bills of exchange payable after certain period is called as, after certain period is after date bill होना चाहिए. एक बार चेक करो चाहिए तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल. टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम बिल बोलना चाहिए उनका एक्चुअली. टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी आफ्टर डेट और आफ्टर साइट. लेट मी चेक. टाइम इंस्ट्रूमेंट्स बोलना चाहिए उनको या टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आफ्टर डेट या आफ्टर एक्सेप्टेंस हो सकते हैं. बट लास्ट ईयर तक उसका आंसर ये लोग आफ्टर डेट बिल बोल रहे थे. लेट मी चेक. यस, आफ्टर डेट बिल ही बोला है उन्होंने, आफ्टर डेट बिल ही बोला है उन्होंने. सो आई सिंपली मीन एक्चुअली होना चाहिए था टाइम बिल, बिकॉज टाइम बिल्स मतलब जिनके केस में पीरियड होता है, राइट, वो टाइम बिल्स. और टाइम बिल्स कैन, दैट पीरियड में स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉवल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये हमने देखा है. वो बिल्स जो डेट ऑफ ड्रॉवल से स्टार्ट होते हैं, डेट ऑफ ड्रॉवल से, उनको आफ्टर डेट बिल बोला जाता है. जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होते हैं उनको आफ्टर एक्सेप्टेंस बोला जाता है. ठीक है. एंड दूसरे होते हैं ऑन डिमांड और एट साइट. कौन कौन से बिल्स थे? एक होता है आफ्टर डेट, पता होना चाहिए, और मैंने पहले भी बोला आफ्टर डेट मींस द पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉवल प्लस 3 ग्रेस डेज. होता है आफ्टर साइट और आफ्टर एक्सेप्टेंस. इसका पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस 3 ग्रेस डेज. दीज आर टाइम इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर टाइम इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें टाइम होता है, स्पेसिफिक पीरियड लिखा होता है इन मंथ्स और इन डेज. एंड दूसरे होते हैं ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे चेक्स. डिमांड, योर द पर्सन हैज टू पे एज एंड व्हेन डिमांडेड. आप जब डिमांड करोगे तब पे करना है. इस राइट, इनको आप बोलते हैं एट साइट. आफ्टर साइट मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस. एट साइट और ऑन, राइट, प्रेजेंटेशन, जब भी मैं प्रेजेंट करूंगा तब पे करो, और राइट ऑन डिमांड और एट डिमांड. अलग अलग नाम है. एट साइट को आप ऑन प्रेजेंटेशन बोल सकते हो, ऑन डिमांड बोल सकते हो. ठीक है. सो इनके केस में देयर इज नो पीरियड, तो इनके केस में कुछ डेट ऑफ ड्रॉवल के बाद कभी भी बिल मांग सकते हो. कुछ ऐसे डेज या मंथ्स नहीं होते, और 3 डेज का भी कोई सवाल होगा फिर नहीं होगा. एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए, फोर्थ का एक्चुअल आंसर होना चाहिए, राइट, टाइम बिल्स. बट उन्होंने लिया है आफ्टर डेट बिल. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर डेट बिल. ठीक है. नेक्स्ट, बट यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट. नेक्स्ट, a bills which is drawn and accepted with a valuable consideration means there is a purchase and sale between the parties, and उसके बाद बिल ड्रॉ किया उसको ट्रेड बिल बोला जाता है. एंड विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसको अकोमोडेशन बिल बोला जाता है. दिस इज ट्रेड बिल, एंड विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन अगर तो अकोमोडेशन बिल रहता है, अकोमोडेशन. नेक्स्ट, ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉवर.
नेक्स्ट, a bill whose due date is calculated from the date of acceptance is known as after acceptance or after sight. After sight or after acceptance. Correct? More accurate is after sight. ठीक है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं एट साइट एंड आफ्टर साइट. आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस के बाद सम डेज सम मंथ्स प्लस फ्री ग्रेस डेज. एट साइट मतलब जब भी मांगा जाएगा तब पे करना होगा ऑन डिमांड. उसमें पीरियड एंड 3 डेज नहीं होते. डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स में पीरियड एंड डेज नहीं होते, 3 डेज. आगे, recording the fact of the dishonor of the bill is known as recording the fact of dishonor of the bill is known as no like noting. हम बोलते हैं ना नोटरी पब्लिक के पास हम नोटिंग के लिए जाते हैं. यस, उसको नोटिंग बोलते हैं. बराबर है. नोटरी पब्लिक नोट डाउन्स द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कॉज ऑफ डिसऑनर. हम उसको बोलते हैं हम नोटिंग करने जा रहे हैं हमारा बिल. ठीक है? आगे, नेक्स्ट, when drawee accepts the bill payable at a particular place only. वो बोलता है मैं खाली इसी प्लेस पे बिल पे करूंगा, दूसरी जगह पे नहीं. एग्जाम्पल, my drawer has drawn a bill and it is payable suppose in example दिल्ली. मैं बोलता हूँ दिल्ली में कोरोना का बहुत है, कोविड-19 है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे. कंटोनमेंट जोन है, सिटी में प्रॉब्लम चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा. आई वोंट एक्सेप्ट. नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं वहां पे एक भी बिल एक्सेप्ट नहीं करूंगा वहां पे पेमेंट के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल मतलब ही हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू पे दैट पर्सन. दिल्ली का बंदा आएगा, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है? तो ऐसे केसेस में पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बिल क्या कर सकते हो आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे सकते हो. सो इफ यू आर गिवन योर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस फॉर ए प्लेस, इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द प्लेस. क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द प्लेस. Qualified acceptance as to the place. एग्जाम्पल, आप किसी को प्रपोज करते हो, बोलते मैं शादी करूंगी बट मैं तेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी, हम अलग रहेंगे. दैट एक्सेप्टेंस इज ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द प्लेस. सब राजी है लेकिन मैं अलग जगह पे रहूंगी, वहां पे नहीं रहूंगी. एग्जाम्पल है. ठीक है? सो आई विल से दैट एक्सेप्टेंस इज ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द प्लेस. नेक्स्ट, fee charged by the bank for the collection of the bill on behalf of holder. बैंक कलेक्शन चार्जेस लगाती है जिसको बैंक चार्जेस बोला जाता है. जिसको क्या बोला जाता है? बैंक चार्जेस. हमने बैंक चार्जेस की एंट्री देखी है. बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस. ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने क्या बोला? बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट. जब हम बिल कलेक्शन के लिए भेजते हैं, बैंक विल गो एंड कलेक्ट द बिल. कलेक्ट होता है तो भी चार्जेस लगाएंगे, नहीं होता है तो भी चार्जेस लगाएंगे. दैट इज देयर सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, कॉल्ड एज बैंक चार्जेस. जनरली मैंने उस दिन सम स्टूडेंट्स आस्क मी इफ यू एक्चुअली चेक द फॉर्मेट एग्जाम का, आई विल राइट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द लाइक पेपर. जनरली क्या होता है फॉर्मेट? देखो, सपोज दिस इज अ पेपर. First question is of the 15 marks. First question is of 15 marks. And there are, matlab, you have to attempt 3 questions out of A, B, C, D and E. There are 5 options of 5 marks each. मतलब 25 मार्क्स के ऑप्शन है, उसमें से 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं. तो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है राइट इन 1 सेंटेंस. जनरली मैं बोलता हूं स्किप इट. रीजन क्या है कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो मैं बोलता हूँ स्किप करो, बिकॉज आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होगा. एग्जैक्ट तो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज है ना वो लिखनी होगी, एंड इसमें आपको आउट ऑफ नहीं मिलेंगे. सो मैं मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये करो ही मत. आई नो यू नो द आंसर बट स्टिल डोंट डू इट. सो 5 में से 3 करने थे, अब हमारे लिए कितने हो गए? 4 में से 3 करना है. तो मैं बोलता हूँ चारों को चारों करने. अब खाली 3 नहीं करने, चारों को चारों करने. मतलब आपको
आप चार में से 3 तो परफेक्ट रहेंगे आपको, एंड यू विल गेट 15 on 15. तो उसमें आ गया राइट वन वर्ड और टर्म और फ्रेज, सो विच विल सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस. समझ में आ रहा है? तो ये करना है, कंपल्सरी करना है. 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यस मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है, वो भी करना है, ट्रू और फॉल्स एंड बिल का फॉर्मेट. सो जनरली यही फॉर्मेट आई एक्सपेक्ट कि आपके इसमें भी रहेगा, एटलीस्ट क्वेश्चन 1 तो चेंज नहीं होगा. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना कि वन सेंटेंस जनरली स्किप करो बिकॉज यू वोंट गेट फुल मार्क्स. अगर आपको करना है तो एंड में करो, सबसे एंड में वन सेंटेंस वाला करो. समझ में आ रहा है? पहले मत करना, डोंट वेस्ट टाइम. बिकॉज अगर हमें कोई चीज लिखनी, वी कैन नॉट कंप्लीट इन वन सेंटेंस, हम उसको 3 4 5 6 लाइन लिख के आते हैं. सो एंड उनको उनके लैंग्वेज में चाहिए, सो बेटर स्किप इट. 5 में से 3 करने थे, नाउ 4 में से 3 करने, तो हम 4 के 4 करेंगे. ठीक है, इसलिए जनरली मैं क्लास में वो डिस्कस भी नहीं करता हूं. आगे जी, do you agree or disagree with the following statements? A bills of exchange is a conditional order. Actually, bills of exchange is unconditional order. Try to understand. This is false. Bills of exchange, promissory notes, checks are unconditional. ऐसे नहीं कि तू मेरे से शादी कर तो ही मैं बिल एक्सेप्ट करूंगा, ऐसे थोड़ी कंडीशन है. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कंडीशन का, समझ में आ रहा है? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनकंडीशनल. कोई बोलेगा सर वो तो वो जो बंदा है ड्रॉ भी तो कंडीशन डालता है कि मैं इस प्लेस पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इस बंदे को पेमेंट नहीं करूंगा. एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल. ऑर्डर ड्रॉवर जो बिल बनाता है, ड्रॉवर जो ऑर्डर दे रहा है, पे टू मी और माई बिहाफ, दैट ऑर्डर इज अनकंडीशनल. एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल. वो साइन करते टाइम कंडीशन डाल सकता है, बट बिल बना के टाइम कंडीशन नहीं होगी. ड्रॉवर कैन नॉट पुट द कंडीशन. जिसको एक्सेप्ट करना है वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे सकता है. ऑन सिमिलर बेसिस जो प्रॉमिसरी नोट में डेटर गिव्स प्रॉमिस टू सेलर क्रेडिटर, आई एग्री टू पे यू, आई प्रॉमिस टू पे यू, राइट? Try to understand, that is a promise. Bills of exchange is order. Bills of exchange is order. And promissory note, PM, promissory note is a right promise. And both has to be unconditional. Both has to be unconditional. Then the party which is ordered to pay the amount, the party which is ordered to pay the amount is the pay. जिसको हमने बोला तू पे कर, is he pay? No. Pay is the person to whom we have ordered to make the payment. जिसको पेमेंट करना है, जिस बंदे को कैश देनी है. ओके, इस हिंदी में थोड़ा अलग लगेगा. The person who will receive the cash or who will receive the payment against the bill is a payee, and the person who is supposed to make the payment is a drawee. Again, this is false. आंसर क्या होना चाहिए? ड्रॉवी. सो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो लिख लेना, अगर नहीं है तो नोटबुक में लिखना करेक्ट आंसर क्या है, बिकॉज एट द सेम टाइम यू मस्ट नो द करेक्ट. हाँ, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते जैसे इको में लिखते हैं एग्री और डिसएग्री एंड गिव द करेक्ट. इको में वैसे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे वैसे नहीं है, बट आपको करेक्ट पता होना चाहिए. दिस इज अनकंडीशनल. करेक्ट आंसर इज अनकंडीशनल. अनकंडीशनल. नेक्स्ट, यहाँ पे the correct answer is drawee. The person who is supposed to make the payment is a drawee. Again, the person in whose favor the bill is endorsed is endorsee. True. And the person who endorses is endorser. Rebate or discount given on retiring a bill is income of drawee. जब ड्रॉवी अर्ली पेमेंट करता है 10,000 के बदले ही विल पे ओनली 9,500 बिकॉज ही इज मेकिंग अर्ली पेमेंट, रिटायर कर रहा है बिल. That rebate for him is an income and rebate for drawer is expense. So this is true. इसलिए ड्रॉवी रिबेट को क्रेडिट करता है. आगे नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है पढ़ो. फिफ्थ ना, इन केस ऑफ बिल क्या लिखा है? ओके, फिफ्थ, सॉरी. ए बिल
from the point of view of a debtor is called as bills payable. Debtor के लिए bills payable रहेगा, creditor के लिए bills receivable रहेगा. This should be true, right? So fifth true. Next, एक्चुअली एग्री डिसएग्री लिखा है तो आपने ट्रू फॉल्स नहीं लिखना चाहिए, एग्री डिसएग्री लिखना चाहिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे, बट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में महाराष्ट्र बोर्ड में एग्री डिसएग्री नहीं आता है, वो इको में आता है एग्री डिसएग्री विथ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, वो दो तीन मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं. यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है, खाली ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है. आगे, इन केस ऑफ बिल्स ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज आर अलाउड. यस, ऑन डिमांड के केस में आपके पास टाइम नहीं होता है, जिस दिन मांगा जाएगा उस दिन. एग्जांपल, बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, बाहर गया और अंदर तब तुरंत आता है, बोलते बिल मुझे पे करना पड़ेगा. आप बोलोगे सर ये कैसे चल रहा है, उसने अभी बिल ड्रॉ किया, अभी देखो ऑन डिमांड मींस ऑन डिमांड. जैसे चेक, इफ यू पे फीस टू द एकत्वम कैंप, राइट, आप चेक देते हो, राइट, नेक्स्ट डे में चेक डिपॉजिट करता हूं और 2-3 दिन में क्लियर होता है. 2-3 दिन ग्रेस डेज नहीं है, 2-3 दिन बैंक की सिस्टम है. मेरी बैंक, राइट, वो चेक आपके बैंक को प्रेजेंट करेगी, फिर आपकी बैंक हमारे बैंक को पेमेंट करेगी. वो क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होता है. इट टेक्स 2 to 3 days इन इंडिया. समझ में आ रहा है? सेम बैंक का चेक है तो उसी दिन क्लियर होता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट ग्रेस डे, दैट इज अ क्लियरिंग सिस्टम डेज. ठीक है, आगे, इन केस ऑफ बिल्स आर ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज आर अलाउड टू. डिमांड टाइम के केस में टाइम प्लस 3 days, डिमांड के केस में टाइम होता ही नहीं तो 3 days का भी सवाल नहीं. A bill is required to be accepted by drawer. Is it accepted by drawer? False. It has to be accepted by whom? Drawee. Next, a bill need not be dated. False. It has to be dated. आगे, dated होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, ड्रॉवर की साइन होनी चाहिए. बाद में वो उसको ड्राफ्ट बोलते हो, बाद में जब ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा. So acceptance of drawee is very important to convert draft to the bill, convert a normal document to the legal document. Again, a bill before acceptance is called as promissory note. False. It is called as draft. अभी मैंने बोला, it is called as draft. Bill before acceptance is called as draft. Then 10, renewal is a request. Renewal is a request by drawee. ठीक है, to extend the credit period of the bill. True. Good. अच्छा, उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले. गुड, ये भी करते हैं. एच, ध्यान देना. ठीक है, द क्वेश्चन इज, Ganesh draws a bill for rupees 40,260 on 15th January 2020 for 50 days. गणेश ने बिल ड्रॉ किया for 40,260 on 15 January 2020. 50 days के लिए बिल है. He discounted the bill with the bank at the rate of 15% per annum on the same day. Calculate the amount of the discount. So try to understand. You have to calculate the discount. 40,260 का bill है at the rate of 15% for 365 days. Try to understand. Bill 50 days का है, but due date is not 50, after 50 days plus 3 days होना चाहिए. मेरे हिसाब से उन्होंने 53 लेना चाहिए, बिकॉज हम अगर ड्यू डेट निकालने जाएंगे तो 50 डेज प्लस 3 डेज करेंगे ना. सो योर एक्चुअल ड्यू डेट इज आफ्टर 53 डेज. एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, आई थिंक 7, देखो 53 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो. नहीं, 5 नहीं हो रहा, आएगा कितना आना चाहिए? 6, लेट मी चेक. 6, नो, 7 करके देखते हैं. 7, नो, 365. मुझे लगा कुछ एग्जैक्ट आता है कुछ. अच्छा, ठीक है, एक बार निकाल के देखो कितना है. ओके, देयर इज समवन हैज रेज्ड द हैंड. यस मैम, लेट मी. Someone has raised the hand.
यस प्लीज। अच्छा, मेरी चैट में है, लेट मी चेक। हाँ, क्या लिखा है पढ़ने दो। अच्छा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 366 डेज रहने चाहिए ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज 2020। अच्छा, लेट मी कैलकुलेट। आप कैलकुलेट करो मोबाइल पे। ओके, एक सेकंड, मैं बोलता हूँ कितना लेना है क्या नहीं लेना है। एक सेकंड। 40,260 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 53। 876 मेरा आंसर आ रहा है। उनका आंसर है, लेट मी चेक, उनका आंसर है 825। सो दे हैव टेकन 825। सो उनका अगर 825 तो कैसा आया होगा, मैं लेता हूं। 825 इज इक्वल टू 40,260 पे एट द रेट ऑफ 15% फॉर सम एक्स अपन वाई। देखता हूं सो कितना आएगा। लेट मी चेक। आई थिंक उन्होंने 360 डेज लिया होगा कैलकुलेशन पर्पज के लिए, इसे मुझे लगता है। देखता हूं मैं, उन्होंने 360 डेज लिए होंगे शायद से, आई डोंट नो, मैं देखता हूं। इट्स एजम्पशन एट द एंड ऑफ द डे, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नहीं, डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 40,260, ये कुछ तो मेरा ये पोर्शन आएगा 0.1366 समथिंग। सो ये कैसे आएगा 0.1366? अगर मैं 50 डिवाइडेड बाय 365 डेज लेता हूं, अच्छा, या 50 डिवाइडेड बाय 360 डेज लेता हूं, नो, अच्छा 50 डिवाइडेड बाय 366। अच्छा, उन्होंने 366 डेज लिए शायद से। देखो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, एक सेकंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, उनका आंसर 825 है। ये वही है 40,260 का बिल है, मल्टीप्लाई बाय 15%। दे हैव टेकन 365 डेज विच इज रॉन्ग, 366 डेज विच इज रॉन्ग बेसिकली। क्यों, मैं वो भी आपको समझाऊंगा क्यों रॉन्ग है, विथ लॉजिक, ऐसे कुछ भी नहीं समझाऊंगा। 366 डेज एंड 50 डेज लिए एंड दे हैव कैलकुलेटेड द डिस्काउंट। इसका आंसर आता है आई थिंक 825। चेक करो 825 आता है क्या, एक बार फिर से चेक करो। मैंने उल्टा कैलकुलेट किया था, उनके आंसर के हिसाब से मैंने देखा 40,260 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 366, तो उनका आंसर 825 आता है। परफेक्ट। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, in their calculation? Try to understand. If you remember, what will the due date of the bill? 15th जनवरी को अगर आपने बिल ड्रॉ किया है, 15 जनवरी 15 जनवरी 20 फॉर 50 डेज, सो यू हैव टू फाइंड आउट 50 डेज। अब ध्यान देना, जनवरी में 31 डेज होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, उसमें से 15 हो चुके हैं, सो 31 माइनस 15, 16 डेज ऑफ जनवरी। फेब्रुआरी लीप ईयर है तो 29 डेज होने चाहिए, 29। So, अभी तक कितने डेज हो गए, 5, 1 कैरीड 4 प्लस 5 डेज ऑफ मार्च, प्लस 5 डेज ऑफ मार्च। डोंट यू एग्री विथ मी, ये 50 डेज हो गए, प्लस 3 ग्रेस डेज। 8th मार्च इज द ड्यू डेट, 8th मार्च इज द ड्यू डेट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड उनकी गलती क्या है, कंसेप्चुअल एरर है, कोई ये नहीं है, कंसेप्चुअल एरर है। आपने बिल ड्रॉ किया, कब बिल ड्रॉ किया, 15th जनवरी को, 15th जनवरी 20 को बिल ड्रॉ किया। आपके 50 डेज कंप्लीट होने वाले हैं 5th मार्च को, 5th मार्च को 50 डेज कंप्लीट होने वाले, एंड योर ड्यू डेट इज आफ्टर 3 डेज, दैट इज 8th ऑफ मार्च, 8th ऑफ मार्च। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। आज इसी दिन आप डिस्काउंट कर रहे हो, बैंक को पैसा 50 डेज के बाद मिलने वाला है या 53 डेज के बाद मिलने वाला है। बैंक कब बिल प्रेजेंट करेगी ड्रॉवी को, 5th मार्च को करेगी या 8th मार्च को करेगी, 8th मार्च को। तो बैंक ने आपको कितने दिन के लिए क्रेडिट दिया रे, 50 प्लस 3 डेज,
सो बैंक विल लेवी डिस्काउंट फॉर 3 days, नॉट 50 days. सो उन्होंने जो 50 days लिया है दैट इज रॉन्ग. उन्होंने किया है, उनका आंसर मैंने आपको समझाया उन्होंने क्या किया है, और मैं वो क्यों रॉन्ग है वो भी समझा रहा हूं. इट शुड बी एक्चुअली 3 days का बिल लगना चाहिए ना. 3 days होते हैं बिल के पीरियड में. सो देयर कंसेप्चुअल एरर है. दूसरी एरर उन्होंने 366 लिया. उन्होंने, आपने बोला सर लीप ईयर है इसलिए 366. इंडिया में राइट, मैं आपको दिखाता हूं. दो चीजें होती है. आई विल टेक यू टू आरबीआई वेबसाइट. आई डोंट नो, मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया आरबीआई के वेबसाइट पे. लेट मी शो यू एक्चुअल में होता क्या है. एक सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी मैं अभी बात कर रहा हूं, राइट, आई विल टेक यू थ्रू आरबीआई वेबसाइट. इंडिया में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज गिवन बाय आरबीआई. एक सेकंड, वेबसाइट ओपन होगी. अच्छा सॉरी, मैं मेरे एक्चुअली आई शुड शो इट ऑन माय आईपैड. मैं आईपैड पे दिखाता हूँ. एक सेकंड. ठीक है, ध्यान देना. आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज अ वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इस पे तो, इस वेबसाइट पे तो मैं इको के लेक्चर में बहुत खेलूंगा. रीजन इज वेरी सिंपल. एक दो चैप्टर से पूरे इस पे, इस चैप्टर पे वो फंक्शन करते हैं. ठीक है, ध्यान देना. नाउ आरबीआई, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. आरबीआई क्या करती है. आरबीआई इज ए अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इट रेगुलेट्स ऑल बैंक्स इन इंडिया. बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को या बैंकिंग को पूरा रेगुलेट करती है आरबीआई. अपेक्स सेंट्रल बैंक है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई. नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेशन एग्जांपल देखो. मैंने 365 के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. आप लोगों ने 366 के हिसाब से लिया. कोई लोग 360 के हिसाब से लेते हो. इन मैथ्स यू विल लर्न कि बहुत जगह पे लिखा होगा कि कंसीडर ईयर ऑफ 360 डेज. सो देयर आर मेनी एजम्पशंस. मैं 365 डेज का एजम्पशन कर रहा हूं. कोई लोग 366 का कर रहे हैं. कोई लोग 360 का कर रहे हैं. कोई लोग मंथ्स, 30 डेज का मंथ्स लेके इंटरेस्ट निकालते हैं. कोई लोग 31 डेज का इंटरेस्ट लेके 31 डेज का मंथ्स लेके इंटरेस्ट निकालते हैं. मतलब फेब्रुवरी में 28 डेज है तो भी कोई लोग 30 डेज के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे. कोई लोग 28 के हिसाब से निकालेंगे. कोई लोग 29 के हिसाब से लेंगे. एवरीवन इज फॉलोइंग देयर ओन एजम्पशंस. एंड अगर हर बैंक अपना अपना एजम्पशन करना लगेगा, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने अपने एजम्पशन करने लगेगा, तो देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी. जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहेगा पूरे इंडिया में, वो एक लेवल पे होना चाहिए, सेम एजम्पशन पे होना चाहिए. एंड दैट एजम्पशन इज गिवन बाय आरबीआई. एंड कितने डेज लेने चाहिए इंटरेस्ट के लिए, वो आरबीआई ने नोटिफिकेशन के थ्रू बोला है. उसको बुलाता है, राइट, डेज काउंट कन्वेंशन. क्या बोला था, डेज काउंट कन्वेंशन. कन्वेंशन मतलब ये हमारी ट्रेडिशन है. हम ऐसे ही कन्वेंशनली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इंडिया में. सो डेज काउंट कन्वेंशन बोल के एक प्रिंसिपल है जो आरबीआई सबको फॉलो करने के लिए बोलती है. एंड यू विल फाइंड दैट इन, जैसे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्या करना है वो क्या करना है, इसलिए आरबीआई हैज कम अप विद एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. नीचे रहेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. देखो, मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में गया. नाउ यू विल फाइंड देयर आर मेनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग, करेंसी, राइट. जिससे रहता है कि जीरो बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट कहाँ पे ओपन हो सकता है, आरबीआई के क्या गाइडलाइंस है वगैरह, तो आप बैंकिंग में जाके चेक कर सकते हो. करेंसी रिलेटेड क्या, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे उन्होंने आंसर्स किए होंगे. जो जनरली कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आरबीआई वो पहले क्या करती है, एड्रेस करती है. नाउ आगे, आगे क्या लिखा है पढ़ो. उन्होंने आगे लिखा है फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लाइक कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसी, और फाइनेंशियल कंपनीज, नॉट कॉर्पोरेशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट.
अदर्स एंड पेमेंट सिस्टम, लाइक आप यूपीआई वगैरह अगर उसके डाउट्स आपको है तो आप पेमेंट सिस्टम में जाके देखो, यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। वॉलेट्स क्या होते हैं, राइट, ई बैंकिंग क्या है वगैरह, उसके सब डिटेल्स आपको पेमेंट सिस्टम्स में मिलेंगे। मुझे चाहिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो गवर्नमेंट इशू सिक्योरिटीज, आप आरबीआई चैप्टर में सीखोगे इकोनॉमिक्स में, क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, हाउ मनी सप्लाई इन economy is control, everything is given there, very interesting. Eco is actually very interesting. 12th eco is very interesting, 11th eco is very bore. So गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब इश्यू करती है लोगों को, तो उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स इश्यू करती है, उस पे लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, जिन्होंने उनको सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने परचेस किया है वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इश्यू करेगी, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हाउ गवर्नमेंट कैलकुलेट्स इंटरेस्ट, विच इज लाइक या सिक्योरिटीज मार्केट में जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, तो उसके रिलेटेड ये है, तो मैं वहां पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना होगा, लेट मी चेक, देखो, सो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में आ गया, दे हैव गिवन मल्टीपल हेड्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, ए प्रीमियर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वगैरह, ये सब उनके है, राइट, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वगैरह। तो मुझे उसमें से मैं पहले पे जाता हूँ, ठीक है, आई नो वो कहाँ पे है, मैं पढ़ते रहता हूँ ये वेबसाइट में हमेशा, राइट, मैं मेरे एक फेवरेट वेबसाइट में से एक वेबसाइट है। आगे आप लोग इंस्टा करते हो, वो भी मैं करता हूँ, ऐसे नहीं, मैं टिकटॉक नहीं करता, बस आगे उसकी जगह मैं ये करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे रहेगा डेज काउंट कन्वेंशन बोल के क्वेश्चन नंबर रहेगा, लेट मी चेक, देखो क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25, what are the days count conventions, days count convention used in calculating bond yields, yields मतलब रिटर्न, इंटरेस्ट, मुझे कितना yield मिला, मुझे कितना रिटर्न मिला, मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो yields मतलब लिख लेना कहां पे, yields मतलब रिटर्न, अगर आप कहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिला, रिटर्न्स में आपको कितना मिला, इनकम कितना हुआ, उसको टेक्निकली बोला जाता है yield, समझ में आ रहा है। तो हमेशा हम बोलते हो कि मेरा कितना yield है, मतलब मुझे कितना फायदा हुआ, रिटर्न कितना मिला। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे मैंने क्लिक किया, एंड नाउ चेक व्हाट इज देयर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कंसेप्ट, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज महाराष्ट्र बोर्ड विल नेवर टीच यू एंड नो अदर विल टीच यू, ये भी याद रखना, दिस इज द कंसेप्ट। क्या लिखा है पढ़ो, डेज काउंट कन्वेंशन रेफर्स टू द मेथड यूज्ड फॉर अराइविंग एट ए होल्डिंग पीरियड, कितने दिन वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास था, कितने दिन आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, होल्डिंग पीरियड नंबर ऑफ डेज ऑफ ए बॉन्ड टू कैलकुलेट द एक्टिव इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है। लाइक अब एग्जांपल मैं डिस्काउंट की केस बोलता हूं, तो बैंक हैज हेल्ड दैट बिल फॉर 53 डेज, एग्जांपल, समझ में आ रहा है, तो होल्डिंग पीरियड इज 53 डेज फॉर द बैंक, सो बैंक विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द 53 डेज, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। आगे एज या एग्जांपल मैंने एफडी में पैसे रखे, कितने दिन के लिए रखे, अगर वो मुझे पीरियड ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग पीरियड, मेरे कितने दिन की इन्वेस्टमेंट थी, या मैंने गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट की है, एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट मैंने की है तो कितने दिन के इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो डेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, एज द यूज ऑफ डिफरेंट डे काउंट कन्वेंशंस कैन रिजल्ट इन डिफरेंट एक्यूड इंटरेस्ट अमाउंट्स, इट इज अप्रोप्रिएट दैट all the participants in the market follow uniform day count convention, उन्होंने वही बोला है, हर कोई अपने अपने हिसाब से डेज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, लाइक मैं 365 डेज ले रहा था ईयर के, आप लोग 366 ले रहे हो, कोई लोग 360 लेते हैं, कोई मंथ 30 डेज का लेता है, कोई एक्चुअल लेता है 29, 28, 30, 31 जो रहेगा, हर कोई अपने हिसाब से, कोई बोलता है यार मैं वो देखते नहीं बैठूंगा एक्चुअल कितने उस मंथ में डेज है, मैं 30 डेज का मंथ लेके इंटरेस्ट दूंगा, वो दे रहा है, कोई लोग बोल रहे हैं नहीं हम एक्चुअल डेज के हिसाब से देंगे, एवरीवन इज कंसीडरिंग देयर ओन कन्वेंशंस, हमें वो स्क्रैप करना है, एंड पूरे इंडिया के लिए एक ही क्या करना है, हमें कन्वेंशन लेके आना है, तो उनका ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्लियर किया है कि एवरीवन विल फॉलो दिस। फॉर एग्जांपल द कन्वेंशंस फॉलोड इन इंडियन मार्केट्स आर गिवन बिलो, इंडियन मार्केट में कौन सा कन्वेंशन है, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट मतलब मैंने बोला कि गवर्नमेंट्स इश्यूज बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक एंड बैंक्स, अब एग्जांपल इवन
अभी इकोनॉमी डाउन 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 में अपनी, तो मे बी गवर्नमेंट में इशू बॉन्ड्स, तो उससे क्या हो जाएगा कि एक्चुअली अब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू नहीं करेगी, रीसेल करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी टू फ्लो इन द इकोनॉमी। तो अभी तो इशू नहीं करेगी, बट इफ गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, अगर गवर्नमेंट को ही पैसा चाहिए तो लोगों से पैसे लेती है। कैसे लेती है? दे सेल द बॉन्ड्स एंड पीपल परचेज द बॉन्ड। सो 5 साल के लिए बॉन्ड सेल करेगी, 10 साल के लिए बॉन्ड सेल करेगी, 6 मंथ्स के लिए सेल करेगी। जी सेक बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको, जी सेक, जी कैपिटल SEC, सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का शॉर्टकट सेक। उससे क्या होता है, लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने इशू किया है तो सेफ है, मतलब हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं। तो पीपल सब्सक्राइब, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, बोलती है आप सब्सक्राइब करो, इन्वेस्ट करो उसमें, हम आपको अच्छा इंटरेस्ट देंगे। एंड लोगों को तो गवर्नमेंट पे तो यकीन होता है, बिकॉज गवर्नमेंट विल नॉट डिफॉल्ट। तो पीपल जिनके पास पैसा है दे सब्सक्राइब, तो उसके क्या होता है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट उसको उनको 6 मंथली जैसे भी इंटरेस्ट रहेगा उनको इंटरेस्ट देते रहेगी, दैट फॉर 5 years 10 years डाउन द लाइन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, उनका पैसा इन्वेस्ट हो गया, और एट द एंड गवर्नमेंट उनको पैसा रिटर्न भी करती है एट द टाइम कि 5-10 साल जितने भी पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया था वो होने के बाद आपको आपके पैसे भी मिलेंगे। उस पीरियड में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपको इंटरेस्ट मिला, एंड गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट को पैसा यूज करने को मिला, और गवर्नमेंट राइट इन्वेस्ट दैट फंड्स राइट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो इसमें लोगों का भी फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं विच गवर्नमेंट इज यूजिंग राइट फॉर द इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एंड लोगों को क्या मिल रहा है कि उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और सेफ जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, सेफ हेवंस बोला जाता है, हेवंस में इन्वेस्ट हो रहा है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है जहां पे रिस्क कम है और इंटरेस्ट भी खासा मिल रहा है। तो अब ध्यान देना, वो होता है बॉन्ड मार्केट, वो होता है बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड। The day count convention followed is 30/360 straight। अगर आप बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो बॉन्ड्स, तो आपको स्ट्रेट अवे 30/360, मतलब 30 मतलब क्या, इवन इफ इन ए पर्टिकुलर मतलब जनवरी में 31 डेज है, फिर भी आप कितना डेज लोगे, 30 डेज ही लोगे। फेब्रुआरी में 28-29 डेज है, फिर भी कितना लोगे, 30 डेज ही लोगे। सो फॉर यू एवरी मंथ ऑफ द ईयर इज ऑफ 30 डेज एंड देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, योर ईयर इज ऑफ 360 डेज। बॉन्ड मार्केट के लिए you they always assume a month of 30 days and year of 360 days. They don't consider the actual number of days, which means that irrespective of the actual number of days in a month, the number of days in a month is taken as 30 and the number of days in a year is taken as 360. ये इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है? आगे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे राइट, अब भी यहाँ पे हमने जब डेज राइट हम बोलेंगे कि उसने बैंक ने कब डिस्काउंट किया है, बैंक ने डिस्काउंट किया 15 जनवरी को 2016 2020, ड्यू डेट आने वाली 8 जनवरी, ड्यू डेट है 8 जनवरी, सॉरी 8 मार्च 2020। अगर ये बॉन्ड्स होते तो हम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते पता है, जनवरी में आई नो आप बोलोगे 31 डेज होते हैं, बट बॉन्ड के लिए 30 डेज ही लिया जाएगा, माइनस 15, सो आई विल से जनवरी के 15 डेज, फेब्रुआरी आप बोलोगे सो 29 डेज है, फिर भी हम 30 डेज ही लेंगे, फिर मार्च के 8 डेज, सो टोटल मैं बोलूंगा 45 + 8 53 डेज इन्वेस्टमेंट थी, 45 + 8 53 डेज इन्वेस्टमेंट थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई सिंपली मीन, सो 53 डेज इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने जनवरी में 30 डेज लिए, फरवरी में 30 डेज लिए, मार्च इज नॉट कंप्लीट तो 8 डेज लिए। सो मैं फिर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा पता है, 40,260 पे एट द रेट ऑफ 15% फॉर 53 डेज, नॉट फॉर 365 और 366, फॉर 360 डेज। आर यू गेटिंग माई? These 53 days is calculated assuming every month is of 30 days and upon 360. This is the concept. Again, next, so बॉन्ड मार्केट में आप कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हर मंथ में कितने डेज दे जाएंगे, 30 डेज, एंड ईयर कितने डेज का रहेगा, 360 डेज का रहेगा। आगे
बट वी आर नॉट डीलिंग इन द मनी बॉन्ड मार्केट. डिस्काउंटिंग वगैरह इज अ मनी मार्केट. तो मनी मार्केट का क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड मनी मार्केट. अब मनी मार्केट का क्या लिखा है पढ़ो. द डेज काउंट कन्वेंशन फॉलोज इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365. एक्चुअल डिवाइडेड बाय मतलब उस मंथ में जितने डेज है ना उतने लिए जाएंगे. अगर 29 डेज है तो 29, 28 है तो 28, 30 है तो 30, 31 है तो 31. However, divided by is always 365. Even if it is a leap year, फिर भी हम 365 डेज लेंगे. इसलिए मैंने जो पहले लिया था ना 365 लिया था, बिकॉज आई नो वी आर डीलिंग इन द मनी मार्केट एंड डेज काउंट कन्वेंशन सेज 365 days, which means that actual number of days in a month is taken, right, for the number of days calculation. जितने actual days है उतने ले जाएंगे. Whereas the number of days in a year is taken as 365 days. Hence, in case of T-bills, treasury bills, T-bills मतलब treasury bills, which are essentially money market instruments, money market convention is followed. आगे क्या लिखा है? In some countries, इंडिया के सिवा बाकी कंट्रीज में, participants use actual upon actual. मतलब 53 upon 366. जो कोई लोग बोल रहे थे 53 या 50 upon 366, they were following actual upon actual, actual upon actual. Some countries use actual upon 360, while some countries use 30 upon actual. So अलग-अलग conventions है. Hence, the convention changes in different countries and in different markets within the same country. हर कंट्री के अपने अपने कन्वेंशन है और इंडिया के भी दो मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड मनी मार्केट के लिए अलग अलग कन्वेंशन है. बॉन्ड मार्केट के लिए हमारा कन्वेंशन है 30 अपॉन 360, मतलब एवरी मंथ इज ऑफ 30 डेज एंड ईयर इज ऑफ 360 डेज फॉर बॉन्ड मार्केट. एंड फॉर मनी मार्केट हमारा कन्वेंशन है एक्चुअल अपॉन 365, मतलब नंबर ऑफ डेज एक्चुअल बेसिस पे ले जाएंगे बट ईयर विल बी टेकन एज 365 ओनली. समझ में आ रहा है? सो एंड देयर आर मेनी कन्वेंशंस, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है लर्निंग. सो आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना, आपके टेक्स्ट बुक में तो पहले दो एरर है. पहली एरर, सो सर, सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द अप्रोच? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो इज व्हाट योर टेक्स्ट बुक डज. देखो मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं. मेरा काम है खाली आपको पास करना नहीं. जब आप यहां से पास होके जाओगे एंड जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ गलत सीखा. बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट नो वन टॉट मी लाइक दिस. जो मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज हैपन. और इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग ऑन थिंग्स, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, पढ़ना मैंने जब स्टार्ट किया, मैं एक्चुअल में काम करना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे पता चला कि यार मैंने जो सीखा था और जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अलग है. क्यों है? बिकॉज टेक्स्ट बुक वर नॉट दैट मच इक्विप्ड. इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो सीखना होता है ना वो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आपको टेक्स्ट बुक के लिए तो मैंने बोला ना उन्होंने ऐसे किया तो वैसे करो. टेक्स्ट बुक के लिए उन्होंने जो किया वो करो. उन्होंने कैसे आंसर निकाला है? दे हैव टेकन 366. तो टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग एट टू प्लेसेस. वन, उन्होंने 50 डेज लिए. दैट इज रॉन्ग. दे शुड हैव टेकन 53 डेज. दिस इज वन. एंड दे शुड हैव नॉट टेकन 366 days. They should have taken 365 days. ये भी समझ लेना. बट ये जिसने आंसर टाइप किए होंगे या जिन्होंने आंसर निकाले होंगे, दे मे नॉट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स. व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली लर्निंग और जब काम करना स्टार्ट करते हो, देखो सिखाने के लिए आपको 100 लोग मिलेंगे. ऐसे कैलकुलेट करना होता है, वैसे कैलकुलेट करना है, बट एक्चुअल क्या है वो कोई नहीं बोलेगा. ये भी रियलिटी है. फर्स्ट, और जाके चाहिए तो आपके फ्रेंड से पूछना. अभी जो मैंने बोला ऐसे भी कुछ होता है कि उनको ये भी नहीं पता होगा. सो राइट, सो इंडिया में लिख लेना कहां पे, तो फॉर यू दिस इज जीके, दिस इज जनरल नॉलेज. एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर हियर टू डेवलप द स्किल एंड नॉट जस्ट फॉर द पासिंग. एंड अगर आपको अभी पता चला होगा, राइट, कि लॉकडाउन की वजह से इफ देयर इज नो स्किल आपका जॉब भी जा सकता है. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपिंग द स्किल. आप डिग्री हो या ना हो चलेगा, लेकिन स्किल होनी चाहिए. जिसके पास स्किल है ना वो हमेशा आगे जाएगा. हाँ, यस प्लीज.
Yes, Nathan, I think you had raised the hand. Okay, ठीक है. Let me unmute you. Yes, please. Sir, but even in the textbook, they have solved like in certain questions, they have taken the assumption of actual upon actual. हाँ, And in solved examples, they have taken 360 days convention. वही मैं बोल रहा हूँ. So, Even our, समझ नहीं रहा सर करना क्या है कब. if they specifically tell you take 360 days, if they specifically tell you take 360 days, go for the 360 days. ठीक है सर. Otherwise 365, otherwise 365, otherwise 365. ठीक है. तो unless specified actual upon actually लेना. एक्चुअल अपॉन एक्चुअल ले लो. एक्चुअल अपॉन एक्चुअल, परफेक्ट. इफ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, एक्चुअल अपॉन एक्चुअल ले लो. ठीक है. तो ये लिख लेना फॉर इंफॉर्मेशन. यस यस, ये दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है, लिख लेना. एंड दिस इज जनरल नॉलेज यार. वो जनरल नॉलेज है बट वो जनरल होता नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको नहीं पता होता है. डेज काउंट कन्वेंशन इन इंडिया. ओके, डेज काउंट कन्वेंशन क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट, एक हो सकता है एक्चुअल अपॉन एक्चुअल. मतलब जब हम डेज काउंट करेंगे ना, डेज काउंट उस एक पीरियड के बीच में डेज काउंट कर रहे हैं ना. सपोज 1 जनवरी से 31 मार्च, अगर ये पीरियड के बीच में अगर आपने इतने दिन के इन्वेस्टमेंट किया है तो एक इतने डेज है ये ढूंढने के लिए आपको एक्चुअल डेज लेने होंगे. लाइक जनवरी में 31 तो 31, फरवरी में 28 और 29 जो भी रहेगा, एंड मार्च में 31. अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे. एंड डेज विल बी एक्चुअल, मे बी 365 और 366. ठीक है. Second convention can be actual upon 365. Third, it can be 30 upon actual. Fourth, 30 upon 360. ठीक है. एक्चुअल अपॉन एक्चुअल इंडिया वाले ये फॉलो नहीं करते. इंडिया वाले ये मनी मार्केट के लिए फॉलो करते हैं. मनी मार्केट. ठीक है. 30 अपॉन एक्चुअल हम ये फॉलो नहीं करते. एंड ये हम बॉन्ड मार्केट के लिए फॉलो करते हैं. इंडिया में बॉन्ड मार्केट. स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस. डाउनलोड ऐप डाउनलोड करो. डेली एक न्यूज पढ़ने की. हेडलाइन पढ़ो चाहिए तो, जाने दो. हेडलाइन डेली एक पढ़ने की. या इन शॉर्ट बोल के ऐप है, उसमें इकोनॉमिक्स अलग अलग आप कर सकते हो. 60 वर्ड्स में न्यूज. डेली इकोनॉमिक्स के पढ़ते रहने के. नहीं समझता, कॉपी दैट, सर्च ऑन गूगल. एक टर्म नहीं समझे, कॉपी, सर्च ऑन गूगल. देखो, आई नो गूगल कैन नॉट रिप्लेस ए टीचर, ऑब्वियसली. गूगल आपको हेल्प करेगा बट कैन नॉट रिप्लेस ए टीचर इन रियल लाइफ. बट आप सर्च कर सकते हैं. ठीक है. सो उतना तो एक अच्छी हैबिट लगा लो. कुछ तो अच्छी हैबिट. आप इतने सारे इंस्टा पे प्रोफाइल देखते हो, ये करते हो, वो करते हो. 10-15 मिनट न्यूज पढ़ने की हैबिट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बाकी वो पॉलिटिकल न्यूज वगैरह देखो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट. बट मैं बोलता हूँ आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज देखना स्टार्ट, सीएनबीसी देखना स्टार्ट करो. नहीं समझेगा, मैं भी बोलता हूँ नहीं समझेगा, बट एक चीज अगर आप कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट करते हो ना तो वो चीज समझ में आने लगती है. पढ़ते रहो, थोड़ा उस पर रिसर्च करो. ठीक है. एंड यू हैव एवरीथिंग. आपके पास मोबाइल है, डेटा है, सब है. यूर जनरेशन इज वेरी फॉर्चुनेट. व्हेन आई वाज स्टूडेंट मेरे पास कुछ भी नहीं था. हम जब 12th पास आउट हुए तब मोबाइल थोड़ा कॉमन हो गया, और डेटा तो अब भी कॉमन हुआ है. यू ऑल्सो नो जियो के टाइम. सो ये कन्वेंशन है. ठीक है. आगे, दिस इज जीके, जनरल नॉलेज. नेक्स्ट, Shefali traders do a bill on Maya for 30,000
On 1st October 19, payable after 3 months, calculate the amount of the discount in the following cases. She discounted the bill on same day at the rate of 12%. तो इस केस में क्या आएगा पता है क्या आपको? सेम डे पे है ना. So I will say 30,000 का बिल है, multiply by 12% ना, for 3 months. That is ये आएगा 900. 12% पर annum मतलब 1% per month. 1% per month. अगर 2 months का निकाले 2%, 3 months का निकालना तो 3% like that. आगे Shefali Trader discounted the bill after 1 month. After 1 month. 1st October को बिल ड्रॉ किया, आफ्टर 1 मंथ हमने डिस्काउंट किया. 3 मंथ्स का बिल है, आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंट किया, मतलब 2 मंथ्स के लिए डिस्काउंट हो गया. सो आई विल बी सेइंग 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% फॉर 2 मंथ्स. 12% फॉर 2 मंथ्स मतलब 2% इन शॉर्ट. 1% रहता है 300, 2% रहेगा 600. 600. एंड अगर 1 दिसंबर को डिस्काउंट हुआ है तो इट इज 3 मंथ्स का बिल 2 मंथ्स के बाद डिस्काउंट हुआ है, मतलब 1 मंथ के लिए अभी बाकी है. तो 12% फॉर 12 मंथ्स, 1 मंथ के रहेगा 1 मंथ. आंसर विल बी 300. आंसर विल बी 300. आगे वीना who had accepted Sudha's bill for 28,000. Veena who had accepted Sudha's bill for 28,000 was declared bankrupt. And only 30 paise rupee could be recovered from her estate, the amount of the bad debts. बहुत सिंपल है. 28,000 का बिल डिसऑनर हुआ, उसमें से 35 पैसे ए रुपये मतलब 35% रिकवर हुआ, बाकी सब लॉस. सो 28,000 का कैन आई से 65% बैड डेट्स है. जो भी आएगा यू हैव टू कैलकुलेट. नहीं आता है 65% तो मैं आपको आप ओके निकाल सकते हो. बोलो कितना आ रहा है? 18,200. 18,200. आगे good. This one. Nitin renewed his acceptance for 72,000 by paying 22,000 in cash. 72,000 में से 20,000 कैश में देगा, मतलब अभी भी 50,000 बाकी है. बिल का 50,000 बाकी है तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा. Accepting a new bill for the balance plus interest at the rate of 18% per annum for 4 months. Calculate the amount of the new bill. So पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. 50,000 पे 18% for extended period 4 months. So 0 0 cancel. This is 3. This is 6. So 630,000. 3,000 will be the interest. 3,000 will be the interest, and therefore total bill is 50,000 plus 3,000, 53,000. Now you know, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी जा रहा हूं. 53,000. आगे निशा accepted for 16,850 a bill and sent, right? Nisha's acceptance for 16,850 sent to the bank for collection was honored and bank charges debited 125. What is the amount actually received by the drawer? बैंक क्या करेगी? 18,850 उसके अकाउंट में डालेगी एंड 125 डेबिट करेगी, मतलब निकाल लेगी. तो नेट आएगा 16,850 माइनस 125, जो भी रहेगा 16,000 आई थिंक 725 अमाउंट क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. आगे नेक्स्ट. परफेक्ट. आगे a bill of rupees 16,000 was drawn by Keshav on Gopal on 12th June. कि किसने बिल ड्रॉ किया? by Keshav on Gopal. अच्छा, what will be the due date if all of a sudden the legal due date is declared emergency holiday? So आपको 2 months निकालने, 12 जून से 2 months, 2 months plus 3 grace days, ऐसे कैलकुलेट करने का. 15th अगस्त, 15th अगस्त है ना? आर यू बराबर ना? 6 8. मुझे बोलो what will the due date if all of a sudden the legal due date is declared emergency holiday? 15th August is already public holiday. तो इसकी ड्यू डेट मेरे हिसाब से
आप क्यों 15 अगस्त इमरजेंसी हॉलिडे की राह देखोगे? आपको पता है 15 अगस्त इज पब्लिक हॉलिडे, तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर शुड बी 14 अगस्त। आई डोंट नो, टेक्स्ट बुक में आई थिंक उन्होंने रॉन्ग दिया है। आप बोलोगे सर इमरजेंसी हॉलिडे तो नेक्स्ट डे पे जाना चाहिए। अरे 15 अगस्त जैसे ड्यू डेट पता चल गई, इमरजेंसी तो उस दिन पता चलेगी ना, उसके पहले दिन पता चलेगी। जब बिल ड्रॉ किया, जब बिल एक्सेप्ट हुआ, तभी पता था 15 अगस्त ड्यू डेट है, तो वो पब्लिक हॉलिडे, तो हमारे लिए ड्यू डेट कौन सी रहेगी? 14 अगस्त। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, द लीगल ड्यू डेट इज डिक्लेयर। अच्छा, हमारे लिए लीगल ड्यू डेट क्या रहेगी? 14 अगस्त रहेगी। हमारे लिए लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त नहीं रहेगी, कौन सी रहेगी? 14 अगस्त। एंड अगर वो 14 अगस्त इमरजेंसी हॉलिडे है, तो मुझे नेक्स्ट वर्किंग डे लेना होगा। नेक्स्ट वर्किंग डे 15 अगस्त तो वर्किंग डे नहीं है, नहीं है, फिर क्या लेना होगा मुझे? राइट, 16 अगस्त। क्या आंसर है उनका? चेक करो, 16 अगस्त है क्या? आई डोंट नो क्या लिखा है उन्होंने। 16 अगस्त, एक सेकंड, लेट मी चेक। यस, 16 अगस्त। क्या हुआ, ध्यान देना, हम दोनों है, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, एंड हमने एक बिल ड्रॉ किया था एक दूसरे के, जो भी रहेगा, और उसकी लीगल ड्यू डेट एक्चुअल में 15 अगस्त रहने वाली है। जैसे 15 अगस्त आज बिल ड्रॉ हुआ, हमने यार डेट ढूंढा, अरे 15 अगस्त आ रही है, तो हम बोलेंगे यार 15 अगस्त कैन नॉट बी योर लीगल ड्यू डेट, इट नाउ द न्यू लीगल ड्यू डेट इज 14th अगस्त। सो द 14th अगस्त इज द ड्यू डेट। भूल जाओ 15 अगस्त, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, अब आपके लिए क्या है? 14th अगस्त। बिल ऑनर कब होने वाले? 14th अगस्त। 13th अगस्त आ गया, मैं सोच रहा हूँ कल बिल ऑनर होने वाला है, वो भी सोच रहा है कल बिल ऑनर होने वाला है, आप लोग भी सोच रहे हो कल, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आ जाता है, टुमारो इज पब्लिक हॉलिडे, सॉरी, टुमारो इज अ इमरजेंसी हॉलिडे। नाउ ऑन लीगल ड्यू डेट विच इज नाउ 14th अगस्त, फॉरगेट 15th अगस्त, भूल जाओ, एक दिन पहले पता चलेगा कि इमरजेंसी हॉलिडे है, एंड फिर आज हम देखेंगे 14th अगस्त के बाद व्हाट विल बी योर लाइक लीगल ड्यू डेट, रिवाइज लीगल ड्यू डेट। आप 15th अगस्त पे जाओ, वो तो छुट्टी है, 16th अगस्त पे जाओ, सो योर लीगल ड्यू डेट विल बी 16th अगस्त। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा ठीक से अब फ्लो में हूं, तो मैंने ठीक से, आई थिंक किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला था मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, बट अभी मैंने उसको ठीक से देखा, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। सो ऑल दिस आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। कल मेरा इस चैप्टर के रिलेटेड लास्ट लेक्चर रहेगा, और फिर वी विल डायरेक्टली स्टार्ट ए फ्रेश ऑन फ्रॉम मंडे, ठीक है। मैं 2-3 दिन, लेट मी आल्सो टेक ब्रेक, मुझे भी थोड़ा काम करना है, लाइक कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, उसको कैसे मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना है, उस पर भी मुझे काम करना है, राइट। आई विल बी शेयरिंग द नोट्स विथ यू एज वेल, पीडीएफ फॉर्म में मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, एंड जैसे मैंने बोला इवन प्रिंट आउट भी मुझे भेजना है, आपके प्रिंट आउट्स में इस सैटरडे संडे को भेज दूंगा, तो एक वीक में वो प्रिंट आउट होके आ जाएंगे, एंड देन आई विल आल्सो शेयर द physical notes with you. My sincere request to everyone, buy the books, go and buy all the books, textbook buy करके रखो। If digest is there, please inform me as well। अगर मार्केट में डाइजेस्ट आया होगा, आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करो मुझे, सो दैट आई कैन ऑल्सो बाई इट। अगर आपने बाय किया तो मुझे खाली उसका क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट चाहिए, मुझे किस लिए चाहिए? क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के लिए, नथिंग एल्स। बट आगे से आपके पास लेक्चर में टेक्स्ट बुक होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं बड़ा चैप्टर स्टार्ट करता हूं, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑलवेज रेफर टू द क्वेश्चन, अल्टैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माय सिंसियर रिक्वेस्ट, यू हैव टू बाय टुडे और सम अदर डे। वैसे भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है तो आप वहां सामने रख सकते हो क्वेश्चन उसमें, बट उससे बेटर है आप लिख भी सकते हो टेक्स्ट बुक पे। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, मेक श्योर दैट यू हैव 3 to 4 days, एंड अगर 3 to 4 days में आप बुक्स परचेस नहीं कर सकते, तो यू आर नॉट सिंसियर फॉर योर स्टडीज। ऐसे नहीं है, यू हैव जॉइन द क्लासेस, अब राइट, ऑलमोस्ट आप जून से तैयारी, मई से तैयारी कर रहे हो, मींस यू आर सिंसियर, बाकी लोगों जैसे बैठे नहीं हो, यू आर सिंसियर, यू नो व्हाट इज योर टारगेट। बाय द बुक्स, राइट, एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टार्ट स्टडी। और ये जो चैप्टर हुआ है, इस पे खुद होके सॉल्व करो। आपको नहीं आता है, आई एम देयर, प्लीज कॉल मी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो आज मैं रुकता हूँ, एंड वी आर राइट, जैसे मेरा टारगेट था ना, एग्जैक्टली वैसे हम चल रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। इफ देयर एनी क्वेश्चन, लेट मी चेक। Yes, I understood first chapter. Even I will also start. I will be also starting with the first chapter.
मोस्ट प्रोबेबली 99% आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, डोंट वरी एट ऑल. और ऑलमोस्ट हर स्कूल में फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, लेट मी चेक. ठीक है, डन. चलो, थैंक यू फॉर राइट. आई विल एंड टुडेज मीटिंग. थैंक यू.